गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने कल लास्ट क्लास में P1 और P2 के लिए मूल अवस्था निकालना सीखा, ग्राउंड स्टेट निकालना सीखा। अब आज हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने कल घर पे P3, P4, P5, P6 सब के लिए निकाला होगा। तो अगर आपने निकाला होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि फिर उससे आपको समझ आएगा। और मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि कल मैंने आपको जो अपना ग्रुप बना हुआ व्हाट्सएप ग्रुप, उसके अंदर मैंने वीडियोस भी शेयर किए हैं। पुराने वीडियोस के लिए यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर किया है। और उसके अलावा मैंने क्या नाम है कि अभी तक जो मैंने पढ़ा दिया और कुछ आगे के टॉपिक्स के PDF नोट्स भी आप लोगों को शेयर किए, उससे अभी आपको हेल्प मिलेगी। बाकी मैं आपको फिर कहूँगा कि नोट्स अपनी जगह हैं, और जो मैं वीडियो में जो चीज़ें बता रहा हूँ वो चीज़ें ज़्यादा मतलब समझने के लिए और किसी टॉपिक को अच्छे से याद करने के लिए या उसके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। नोट्स से आपको एक सहायता मिल सकती है। बाकी आप साथ साथ बुक्स का भी अध्ययन करें और नोट्स को भी देखें, और साथ में बेहद ज़रूरी है कि कंटिन्यू मेरे वीडियोस को देखें। उससे क्या होगा कि आपको चीज़ें क्लियर होंगी, आपको रटना नहीं है किसी चीज़ को, है ना। तो देखिए अब अपन आगे P3 के लिए बात करते हैं। P3 कॉन्फ़िगरेशन देखिए, P3 के अंदर क्या क्या हुआ। मैंने आपको बताया दो वैल्यू निकालनी है, L की और S की। सबसे पहले अपन L की बात करते हैं। मैक्सिमम L का मान अधिकतम होना चाहिए, S का मान भी अधिकतम होना चाहिए, क्योंकि S का मान अधिकतम होगा तो 2s+1 की वैल्यू भी अधिकतम आएगी। अब देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ +1 होता है, यहाँ 0 होता है और यहाँ पे -1 होता है। मुझे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन सेट करने हैं जिससे अधिकतम L का मान प्राप्त हो, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जो नियम होते हैं, अपन पढ़ते हैं ना नियम, n+n का नियम, उंड की अधिकतम बहुलता का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम, इनकी भी पालना होनी चाहिए। तो देखिए एक, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं डाल सकते, अगर इसी में डालेंगे तो L की वैल्यू बढ़ेगी +1 और 2 इलेक्ट्रॉन 2, लेकिन फिर वो इलेक्ट्रॉन विन्यास के नियमानुसार सही नहीं है। दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, यहाँ पे, और तीसरा इलेक्ट्रॉन जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी आएगी टोटल, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए L1, दूसरे के लिए L2, तीसरे के लिए L3। तो इसके लिए अपन कह सकते हैं 1 + 0 - 1 बराबर कितनी आ जाएगी, 0। तो L का मान कितना आ गया, 0। कितनी आ गई, 0 आ गई। ओके, अब आगे देखते हैं। अब देखिए S की वैल्यू के लिए अब आपको पता है S बराबर S1 + S2 + S3। तो S बराबर तीनों के तीनों चक्रण सेम चक्रण है, हाई स्पिन में है, +½ +½ और +½ बराबर कितना हो गया, 3/2 हो गया कि नहीं हो गया। अब ये चूंकि 3/2 है तो 2s+1 बहुलता कितनी होगी, देखिए 2 × 3/2 +1, 2 से 2 कैंसिल तो कितनी आ गई, 4। अब आप इसका सिग्नल आप खुद देख सकते हैं क्या होता है। किसी भी जो P3 कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए जो होगा ग्राउंड स्टेट, हम उसको 2s+1 x से प्रेजेंट करते हैं। 2s+1 आ गया 4, और x की वैल्यू यहाँ पे आ गई आपकी L बराबर 0। 0 के लिए क्या होता है S, 0 के लिए S सिंबल होता है ना, बताया था आपको। L बराबर 0 1 2 3 इस तरीके से। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये, तो इसके लिए ग्राउंड स्टेट हम P3 के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला। अब अगर मैं बात करूँ P4 के लिए, देखिए वापस से बता रहा हूँ आप लोगों को, 1-2 एग्जाम्पल बता दूंगा, बाकी का आप लोगों को खुद को करना है। P4 को देखिए, P4 का मतलब ये हो गया, आप देख सकते हैं ये आपका ये वाला, यहाँ पे +1 0 और -1, 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन पहला यहाँ भरेंगे, दूसरा यहाँ। तो देखिए हमें 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियमों का पालन करते हुए, और ये भी सोचना है कि L का मान अधिकतम रहे। तो देखिए इसमें चौथा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए L बराबर L1 + L2 + L3 + L4। तो 1 + 0 दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, तीसरे के लिए -1, और चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए फिर देखो इस चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए आप देख सकते हैं इसके लिए भी L का मान तो 1 ही होगा ना, क्योंकि ये दोनों ही +1 के बॉक्स में है, ये ध्यान रखना। निम्न चक्रण से तो S का मान डिसाइड होगा, L का मान तो दोनों चूंकि एक ही बॉक्स में तो +1 होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे 1, तो बराबर कितना हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, L का मान 1, मतलब कौन सी कक्षा का आ जाएगा, P स्टेट आ जाएगी। कौन सी स्टेट आ जाएगी, P स्टेट। अब देखिए S का मान, तो S के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए +½ दूसरे के लिए भी +½ तीसरे के लिए भी +½ और चौथे के लिए क्या हो जाएगी, -½ क्योंकि चक्रण निम्न है, ये कट गया, बच गया 1। 2s+1 कितना निकलेगा,
2s प्लस 1 बराबर 2 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 3। तो आप इसकी जो टर्म्स ग्राउंड स्टेट टर्म आएगी वो आ जाएगी 3p। क्या आ जाएगी इसके लिए 3p, p4 के लिए आ जाएगी 3p। बिल्कुल सही, इस तरीके से ऐसे अपने को निकालना होता है। अब मैं एक दो एग्जांपल आपको डी के, आप p4 p5 के खुद निकालेंगे, नोट्स के अंदर सारी चीज़ें दे रखी हैं, बुक्स के अंदर सब कुछ मिल जाएगा आपको। अब आपको एक d2 का एग्जांपल लेकर के दिखाता हूँ। देखिए 1 2 3 4 प्लस 2 होता है, l की वैल्यू प्लस 1 होती है, 0 -1 और माइनस। ये क्वांटम संख्याएं आप लोगों ने पढ़ी होंगी तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि देखो d के लिए l की वैल्यू होती है 2, टोटल वैल्यू होती है क्वांटम संख्या के अनुसार 2l प्लस 1। तो यहाँ पे कितनी आएगी 2 इंटू 2 प्लस 1, कितनी वैल्यू हो गई टोटल 5 वैल्यू। तभी तो डी में 5 कक्षक होते हैं, डी कोश में कितने कक्षक होते हैं 5। और ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती हैं, ये आपकी वैल्यू होती है l -1 l -1 l-2 इस तरीके से। तो यहाँ पे आ गई l की वैल्यू 2 में l-1 करोगे तो 1 आ गई, फिर l-2 करोगे तो 0 आ गई, l-3 करोगे तो -1 और ये आएगी l-2। ये 5 वैल्यू। तो ये वैल्यूज़ किसकी हो गई डी की वैल्यू। मतलब मैं ये आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के मान कैसे निकाले जाते हैं। ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, सिंपली आप लोगों को क्वांटम संख्याओं का नॉलेज होना चाहिए बस उसके लिए। अब मुझे डी के लिए निकालना है एल की वैल्यू। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो कैसे भरेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे जिससे एल का मान अधिकतम है। तो एल की वैल्यू कितनी हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन है L1 और L2। एल बराबर कितना करेंगे 2 + 1 बराबर 3। तो अब आपको पता है एल बराबर 3 का मतलब कितना होता है f। बताया था आपको एल बराबर 0 1 2 3 S P D और F। एल की वैल्यू 3 आ रही है तो F हो गया। अब निकालनी है आपको मल्टीप्लिसिटी, बहुगता। बहुगता कैसे निकालेंगे आप देख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है उच्च चक्रण में। देखिए S बराबर S1 + S2, तो S बराबर हाफ प्लस हाफ बराबर कितना हो जाएगा 1। तो अब 2S + 1 निकाल लीजिए, 2S + 1 बराबर 2 × 1 + 1 बराबर 3। इसकी आ गई। तो अब इसकी ग्राउंड स्टेट हम आप खुद बता सकते हैं, D2 के लिए ग्राउंड स्टेट जो टर्म होगी वो हो जाएगी 3f। क्या हो जाएगी 3f। D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपका हो जाएगा 3f। इसी तरीके से अगर आप, मैं एक एग्जांपल आप लोगों को और बता दूं, D5 के लिए अगर अपन निकालते हैं, सपोज कीजिए किसके लिए निकालते हैं D5 के लिए। तो देखिए ये सबसे पहले मैंने डी कक्षक बनाए, यहाँ पे +2 + 1 0 -1 और -2। क्लियर है। 5 इलेक्ट्रॉन भरने 1 2 3 4 4 और 5 ऐसे भरना पड़ेगा। अब आप L के लिए निकालेंगे L1 + L2 + L3 + L4 + L5। इट्स क्लियर। 5 के लिए लिखेंगे 0 आना है, 2 + 1 + 0 -1 और -2 कैंसिल आउट हो जाएगा। L की वैल्यू कितनी आएगी 0। L की बराबर 0 का मतलब होता है S स्टेट। अब आप निकालेंगे S की वैल्यू, तो वही S1 + S2 + S3 + S4 + S5। तो देखिए हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, क्योंकि पाँचों के पाँचों उच्च चक्रण में है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/2। 5/2 का मतलब है 2s + 1 कैसे निकालेंगे, बराबर 2 × 5/2 + 1 बराबर 6। तो ग्राउंड स्टेट टर्म क्या आ जाएगी इसकी 6s। D5 के लिए कितनी आ जाएगी 6s। इस तरीके से हम किसी भी कक्षकों के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म को निकाल सकते हैं। समझ में आया सब लोगों को। मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल आप लोगों से शेयर किए हैं। आगे भी आपको कोई दिक्कत आए तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं। बाकी जो नोट्स हैं उनमें भी इस तरीके की चीज़ें दी हुई हैं सारे, और बुक्स में भी आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट
जो टॉपिक अपने को देखना है वो देखना है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। इसका मतलब क्या है? देखो, ये जो श्रेणी है इसको इरविंग विलियम्स श्रेणी भी कहते हैं। इरविंग विलियम्स श्रेणी। इस श्रेणी का मतलब है कि इसके अंदर लिगेंड्स को किस किस के लिए बनाई गई है? लिगेंड्स और धातु। कौन सी धातु? केंद्रीय धातु। दोनों मिलकर के उपसह संयोजक यौगिकों का निर्माण करते हैं। उपसह संयोजक यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जो ये देखो, मैं पहले आपको पूरी चीजें बता चुका हूं धातु लिगेंड बंधन के अंदर, मैं उसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा, केवल मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड चीजें बता रहा हूं कि आपको पता है कि केंद्रीय धातु की तरफ जब लिगेंड आते हैं तो वो उसके जो डी कक्षक होते हैं वो विपाटित हो जाते हैं T2G और EG के अंदर। किसके अंदर? ये भाई 5 उसके जो डी कक्षक होते हैं ये 2 भागों में विपाटित हो जाते हैं इस तरीके से। ये EG है और ये T2G है। ये कौन सा फील्ड है? अष्टफलकीय। कौन सा फील्ड है ये? अष्टफलकीय। अगर चतुष्फलकीय हुआ तो उल्टा। तो इनके बीच का जो गैप है जिसको अपन कहते हैं CFSC, क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा, कितना विपाटित होगी दोनों कक्षक, वो डिपेंड करता है कि कोई लिगेंड कितना प्रबल है। जितना ज़्यादा लिगेंड प्रबल होगा उतना ज़्यादा विपाटन होगा, जितना दुर्बल होगा उतना कम विपाटन होगा। आपको याद हो तो मैंने CFSC को प्रभावित करने वाले कारक भी बताए थे, उस टाइम पे भी मैंने सारी चीज़ें बताए थे। केंद्रीय धातु पे आवेश, केंद्रीय धातु कौन सी श्रेणी से बिलोंग करता है, केंद्रीय धातु का आकार क्या है, लिगेंडों की प्रकृति प्रबल और दुर्बल। तो ये स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी उन लिगेंडों को प्रबल और दुर्बल की श्रेणी में बांटती है। तो इस श्रेणी के अनुसार जो लिगेंड शुरू में आ रहे हैं वो सारे के सारे प्रबल लिगेंड हैं और जो बाद में आ रहे हैं वो सबके सब क्या हैं? दुर्बल लिगेंड है। ये डिसाइड मैंने आपको पहले भी कर दिया था कि देखिए IBr Cl F OH माइनस C2O4 2 माइनस H2O NCS पिरिडिल अमोनिया। ये मैं आपको इसको याद करने का तरीका भी बता दूंगा। इथिलीन डाइमीन NO2 माइनस और CN माइनस CO, इस तरीके से अपन कह सकते हैं ये चीज़ें। तो ये जो लिगेंड है, इन लिगेंडों की क्या खास बात है कि जो इधर सबसे ज़्यादा है वह प्रबल है, प्रबलता बढ़ती है, प्रबलता बढ़ती है। अब आप कहोगे कि सर हम ये याद करेंगे, तो ध्यान रखना कि इनका जो दाता परमाणु है वो देखिए, मैं आपको पी ब्लॉक बना के बताता हूँ। इधर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, Cl, Br और I, ये पी ब्लॉक होता है। सब लोगों को ध्यान में है पी ब्लॉक की कंडीशन पता है। ये कार्बन, कार्बन की जैसे सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, टिन होता है, लेड होता है, नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, ये सब होता है। तो अपने को इनसे मतलब है। तो देखो, इधर से इधर चलने पर प्रबलता बढ़ेगी। देखो यहाँ पे I माइनस है तो सबसे कम प्रबल है, फिर Br है तो ये Br है, फिर Cl है, फिर Cl है, फिर F है, फिर F है। ठीक है। अब OH, इसमें दाता परमाणु कौन है? ऑक्सीजन। तो ये आ गया, देखो ये ऑक्सीजन आ रहा है। C2O4 के अंदर भी ऑक्सीजन ही होता है। ऐसे ये लिगेंड की स्ट्रक्चर होती है C2O। तो इसमें दाता परमाणु कौन होते हैं? ये ऑक्सीजन होते हैं। ये दोनों, ये वाले दोनों, ये वाले दोनों जो होते हैं, तो ये ऑक्सीजन के आ गए। H2O में भी ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन। NCS के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन। तो देखो नाइट्रोजन आ गया। फिर बाद में पिरिडिल के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन। पिरिडिल की स्ट्रक्चर सब लोगों को पता होनी चाहिए।
ये नाइट्रोजन होता है। तो कहने का मतलब ये एक इस तरीके से, अमोनिया में नाइट्रोजन, इथिलीन डाइमीन नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन है, फिर कार्बन, तो ये कार्बन हो गया। तो कार्बन वाले सबसे प्रबल और इधर वाले दुर्बल, इस तरीके से इनको विभाजित किया गया है। इसी प्रकार से एक श्रेणी धातुओं की बनाई गई है, धातु के ऊपर भी जितना ज़्यादा धनावेश होगा उस आधार पर इनको बनाया गया है। जैसे मैं कह सकता हूँ Mn+2, उसके बाद में निकल +2, कुछ थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं, CO+2। अरे भाई 3D श्रेणी के पहले आएंगे, फिर 4D श्रेणी के आएंगे, फिर 5D श्रेणी के आएंगे, ये मतलब है इसका। Fe+2, ये सारी 3D श्रेणी है। इसके बाद में वेनेडियम +2, फिर आपका आयरन आ गया +3, क्योंकि चार्ज बढ़ गया ना इसके ऊपर। फिर देखो Mn+4, क्योंकि ये सारे के सारे 3D श्रेणी है। अब 3D श्रेणी में क्या है, जिसका चार्ज कम है वो पहले, चार्ज बढ़ेगा, 3 हो गया तो बढ़ गया, 4 हो गया तो और बढ़ गया। अब इसके बाद में 4D श्रेणी, 4D श्रेणी में मोलिब्डेनम 3+, फिर रोडियम 3+, रुथेनियम, फिर 5D श्रेणी आ जाएगी, रुथेनियम, पैलेडियम, इरिडियम, रीनियम +3, इस तरीके। फिर आगे प्लेटिनम। तो इसमें कॉमन कंसेप्ट है, याद रखने की कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या है, जैसे Mn कोई भी मेटल है, सपोज कीजिए कोई भी मेटल, उस पर +2 चार्ज है तो उसका प्रबलता कम होगी, +3 चार्ज वाले की ज़्यादा होगी, +4 वाले की और भी ज़्यादा होगी। अब चार्ज सेम है तो 3D वाला सबसे कम, 4D वाला और फिर 5D वाला, ये कंसेप्ट है। ये आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। कल हम ऑर्गेनल डायग्राम पढ़ेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।